नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है केएमडी क्लासेस बाय के.आर. चौधरी पे। दोस्तों, हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो कितने प्रकार की होती है। इनके आधार पर हम टेंसेज पढ़ रहे थे। तो आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो एक तो होती है प्राइमरी और एक होती है मॉडल ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब एक ही बात है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो तीन प्रकार की है, डू है, बी है और हैव है। इस प्रकार से मॉडल ऑक्सिलरीज जो है वो है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड और मस्ट। ये संख्या में टोटल 9 है जो प्योर मॉडल कैटेगरी में आती है। प्योर मॉडल्स है ये। दोस्तों, ये जो डू प्राइमरी वर्ब है और बी और ये हैव, ये तीनों जो प्राइमरी वर्ब्स हैं ये दो प्रकार के कार्य करती है। ये हेल्पिंग वर्ब का भी कार्य करती है और ये मेन वर्ब का भी कार्य करती है। और मॉडल ऑक्सिलरीज जो है ये केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, और हमने पिछली क्लासेज में डिटेल से पढ़ा है कि डू जो है उसकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो फॉर्म है डू, डज और डिड है। बी की जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो हमने पढ़ी थी बी, बीन, बीइंग, ठीक है ना। और इसी प्रकार इज, आर, एम, वाज, वर। और हैव की हमने पढ़ी थी हैव, हैज और हैड। जैसा कि ये मेन वर्ब के रूप में भी काम करती है और आपको पता है प्रत्येक मेन वर्ब जो होती है वो 5 फॉर्म में पाई जाती है, V1 से लेकर V5 तक। उसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एक फॉर्म होती है ING वाली और एक होती है SES वाली, V4 और V5। तो हमने इन जो आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज है हमने पिछली क्लासेस में देखा कि डू जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है ये आपके सिंपल टेंस में काम आती है और बी वाली जो आपकी ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है ये कंटिन्यूस टेंस के अंदर काम में आती है। और हैव वाली जो आपकी वर्ब है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ये आपके परफेक्ट टेंस में काम आती है। ये सिंपल टेंस जो है आपका प्रेजेंट और पास्ट किसी का भी हो सकता है। इसी प्रकार कंटिन्यूस टेंस भी आपका प्रेजेंट और पास्ट किसी का भी हो सकता है, ठीक है। और इसी प्रकार परफेक्ट भी आपका प्रेजेंट और पास्ट किसी भी टेंस का हो सकता है। तो इनके आधार पर हमने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, इन टेंसेज का अध्ययन पिछली वाली क्लासेज में बहुत ही अच्छी तरह से हमने कर लिया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसका भी हमने अध्ययन कर लिया है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जब प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो है सिंपल, कंटिन्यूस और परफेक्ट में काम आती है, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, तो जब ये अध्ययन जब हमारा कंप्लीट हो चुका है तो हम ये देखेंगे कि ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं जो आपके 9 हैं पूरी संख्या में, इनका यूज, क्योंकि हमारा एक टेंस अभी बाकी पड़ा हुआ है और वो आज का जो हमारा टारगेट है वो है, टारगेट है हमारा कि हम फ्यूचर टेंस को आज अच्छे से समझना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी केवल सिंपल में, कंटिन्यूस में और परफेक्ट में काम आती है, लेकिन ये कौन से सिंपल, कंटिन्यूस और परफेक्ट है? ये केवल प्रेजेंट और पास्ट के हैं। किसके? प्रेजेंट और पास्ट के। फ्यूचर टेंस के अंदर आपके ये जो डू, बी और हैव है ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होते। तो फिर हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो 2 पार्ट में है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। तो जब हम फ्यूचर टेंस का अध्ययन करेंगे तो कुल मिला के एक ही बात ध्यान में रखनी है और वो बात यह है दोस्तों कि उसके अंदर हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज काम में आएगी। और उसमें भी क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरीज हमारे पास संख्या में 9 है, तो आपको दिख रहा होगा, देखिए सर्कल में, एक तो हम यूज करेंगे शैल का और एक यूज करेंगे हम विल का। किसके अंदर दोस्तों? फ्यूचर टेंस के अंदर। ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि फ्यूचर टेंस होता क्या है और किस प्रकार से हम इसमें शैल और विल का यूज करेंगे।
ये आज का हमारा टारगेट है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, फ्यूचर टेंस की जहां तक हम बात करें तो फ्यूचर टेंस, अब ये फ्यूचर टेंस क्या है? फ्यूचर का तात्पर्य है भविष्य, अर्थात जो कोई कार्य अभी हुआ नहीं है, आने वाले समय में होगा, उसकी हम इसमें चर्चा करते हैं। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम फ्यूचर सिंपल की बात करते हैं। फ्यूचर सिंपल, अब फ्यूचर सिंपल जो है ये है क्या चीज? ये आने वाला समय है। देखिए अभी आया नहीं है, ये है आने वाला समय। अभी ये आया नहीं है, आने वाला समय है। तो दोस्तों जब समय अभी आया ही नहीं है, हमने कोई क्रिया अभी की ही नहीं है, हम कोई क्रिया करेंगे। सपोज कीजिए आपने ये कहा कि कोई भविष्य की कोई क्रिया आप बताना चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि इस बार मैं फर्स्ट डिवीजन से क्लास पास करूंगा, अर्थात अभी आपने क्लास पास की नहीं है। जैसे हम कल जयपुर जाएंगे, अर्थात अभी आप गए नहीं हैं। सीता शाम को खाना पकाएगी, अर्थात अभी शाम हुई नहीं है और उसने खाना पकाया नहीं है। तात्पर्य ये हुआ दोस्तों कि इसकी जो पहचान है फ्यूचर सिंपल की, मैं ये करूंगा, ठीक है, वो खाना पकाएगी, ठीक है, और हम जयपुर जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये आने वाला समय है, तो उसको प्रकट करने के लिए हम जो वर्ब लेंगे, ठीक है ना, वर्ब यानी मेन वर्ब जो ये बताती है कि क्या एक्शन होने वाला है। मेन वर्ब जो होती है वो एक्शन वर्ब्स होती है, कार्य को बताती है। जैसे जाना तो जाएगा, खाना तो खाएगा, पढ़ना तो पढ़ेगा। ये वाले शब्द जो हैं ये फ्यूचर यानी आने वाले समय का हमें संकेत देते हैं। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया है कि फ्यूचर सिंपल की जो पहचान है वाक्य की, वो है कि क्रिया के अंत में क्या आएगा? गा, गे, गी आएगा। तो दोस्तों देखिए, मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि मूल रूप से जो टेंसेज हैं वो आपके प्रेजेंट और पास्ट ही हैं। फ्यूचर जो है अभी निर्धारित नहीं है, निश्चित नहीं है, तो हम उसके बारे में कोई भी सटीक तथ्य कह नहीं सकते हैं, इसलिए इसको टेंस की कैटेगरी से बाहर रखा गया है। तो फिर जब हम फ्यूचर की कोई बात करते हैं तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए दोस्तों, मान लीजिए पहचान हो गई है गा, गे, गी। ये क्या है इसका तात्पर्य? देखिए मान लीजिए आने वाला जो समय है फ्यूचर, जो अब आएगा, ठीक है ना, फ्यूचर टाइम मान लीजिए, टेंस मान लीजिए। तो फ्यूचर टेंस में सबसे पहले मैं आपको यहां सिंपल की बात कर लूं। देखिए दोस्तों, आने वाले समय में हम क्या करेंगे? हम कहते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वे ऐसा करेंगे। तो इसका तात्पर्य आप ऐसे समझिए कि हमारी ये जो, आपको ये अच्छे तरह से समझना होगा कि क्योंकि हम फ्यूचर टेंस के अंदर यूज क्या कर रहे हैं, देखिए मॉडल ऑक्सिलरीज यूज कर रहे हैं। ये वाली चीज हम इसमें यूज नहीं कर रहे हैं, डू, बी और हैव वाली वर्ब्स। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट और पास्ट के सिंपल में डू आती है, और फिर प्रेजेंट और पास्ट के कंटिन्यूस में बी आती है, प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट में हैव वाली वर्ब आती है, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि टेंस ही प्रेजेंट और पास्ट है, ठीक है, तो उसमें आपको ये हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। लेकिन फिर ये दूसरी जो मॉडल ऑक्सिलरीज है, इनका क्या यूज बचेगा? क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरीज जो है वो केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। और देखिए ये मॉडल ऑक्सिलरीज का तात्पर्य क्या होता है? ये मॉडल जो है ना, ये व्यक्त करती है मूड। क्या व्यक्त करती है? ये मूड से बनी है। ये किसी भी व्यक्ति के जो कार्य करने वाला होता है, कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट के मूड को बताती है। अब देखिए आपने कहा कि मैं जयपुर जाऊंगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका अभी जो है ना जयपुर जाने का वो मूड है, ठीक है ना। तो कुल मिला के भविष्य कि जो सारे सेंटेंस बनेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा होगा,
ठीक है ना। वो सारे के सारे जो सेंटेंस होंगे वो मूड पे डिपेंड होंगे, अर्थात उनमें मॉडल ऑक्सिलरीज इस्तेमाल होगी और स्पेशली फ्यूचर टेंस के अंदर शैल और विल होगी। लेकिन हम कैसे पता करें कि वो जो मूड है वो किस कैटेगरी का है, तो इसको ध्यान से समझने के लिए देखिए दोस्तों, मान के चलिए कि फ्यूचर में आपने जो भी कुछ कहा, आपने कथन कहा, कोई आपने कथन किया, उस कथन में क्या क्या चीजें हो सकती है और कथन किसका है, किससे संबंधित कथन है दोस्तों। ये मान लीजिए भविष्य में होने वाले, भविष्य में होने वाले या किए जाने वाले कथन है, किए जाने वाले कार्य पर आपने कथन कहा। कथन किस पे कहा आपने, भविष्य में होने वाले या किए जाने वाले कार्य पर आपने क्या किया, कथन किया। उस कथन में आप किस चीज को व्यक्त कर सकते हैं, ध्यान से समझना। देखिए, हो सकता है एक जो आपने कथन कहा हो उसमें आपने विश प्रकट की हो। विश का तात्पर्य होता है इच्छा। क्या होता है दोस्तों, इच्छा। विश का तात्पर्य होता है इच्छा। जैसे आपने कहा कि मैं जयपुर जाऊंगा, ये आपने एक शब्द कहा। अब बताइए, आप जयपुर गए, ऐसा सेंटेंस तो नहीं है ना तो पास्ट का है, और मैं जयपुर जाता हूं, जा रहा हूं, प्रेजेंट का भी नहीं है। ये उस समय से संबंधित आपने कथन कहा है जो भी आया नहीं है। मान के चलिए मैं कल जयपुर जाऊंगा, अर्थात कल अभी आया नहीं है, तो आपने ये जो कथन कहा है, ये कथन जो है इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है उस पर विचार कीजिए। जैसे देखिए, हो सकता है आपने कहा कि मैं जयपुर जाऊंगा, तो उसमें आपकी इच्छा है अभी कि आप क्या करना चाहते हैं, जयपुर जाना चाहते हैं। मैं जयपुर जाऊंगा यानी मेरी इच्छा है कि मैं जयपुर जाऊंगा। तो इच्छा के अलावा इसको हम विलिंगनेस भी कह सकते हैं और उसका तात्पर्य भी इच्छा ही होता है। हो सकता है आपने इच्छा के अलावा हम एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, वो वर्ड है इंटेंशन। क्या वर्ड है दोस्तों, इंटेंशन। और इंटेंशन से तात्पर्य होता है इरादा। क्या, इरादा आपका। जैसे आपने कहा कि मैं जयपुर जाऊंगा, इसमें आपने, मैं कहूं कि आपने इच्छा प्रकट की है कि आपकी इच्छा यह है कि आप जयपुर जाएं। हो सकता है मैं ये भी कह दूं कि इस वाक्य में एक इरादा प्रकट कर रहे हो आप कि आपका जयपुर जाने का इरादा है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक सेंटेंस और देखिए, मैं सपोज कीजिए वह मुझे, यानी उसने कहा है कि वो मुझे अपनी पुस्तक देगा। देखिए दोस्तों, उसने कहा है, मान लीजिए कि वह मुझे अपनी पुस्तक देगा। अब सपोज कीजिए इसमें भी गागे आ रहा है, तो इसका तात्पर्य मैं ये भी तो कह सकता हूं ना कि इसमें क्या प्रकट किया गया है, एक प्रस्ताव प्रकट किया गया है, यानी इच्छा प्रकट की गई है वाक्य में, इरादा प्रकट किया गया है, या प्रस्ताव है कोई कि मैं ऐसा करूंगा। ध्यान से समझना दोस्तों, ये जो चीजें हैं कौन कौन सी चीजें हो गई कि फ्यूचर में जो भी कोई कार्य किया जा रहा है या किया जाएगा, कोई भी हम जो चीज कहते हैं भविष्य के लिए, उसमें कुल चीजें होती कितनी है, उसमें कुल चीजें देखिए, एक तो हो सकता है, मैं इसको डबल तरीके से कर दूं, यहां देखिए, उसमें आपकी विश हो सकती है, इसको विश को हम विलिंगनेस भी कह सकते हैं। ठीक है ना, विश या विलिंगनेस। उसमें आपका इंटेंशन भी हो सकता है, इंटेंशन यानी इरादा होता है, ये इच्छा हो गई, ये इरादा हो गया। अब मान लीजिए मैं यहां लिखूं ऑफर, और ऑफर का अर्थ है प्रस्ताव। आपने भविष्य में कुछ करने का प्रस्ताव दिया हो किसी को, क्या दिया हो, प्रस्ताव दिया हो। ठीक है दोस्तों, तो अब कुल मिला के हम ये समझे कि एक पार्ट तो हमारा ये है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है इसमें, देखिए दूसरा हो सकता है इसमें
मान के चलिए आपने जो भी कोई चीज की हो उसमें आपने किसी व्यक्ति से प्रॉमिस किया हो, यानी प्रोमिसेज भी इसमें आ सकते हैं, यानी वादा किया हो किसी से कि मैं ऐसा करूंगा। मान लीजिए हमने कहा कि मैं आपको कल एक पुरस्कार दूंगा, ये मेरा वादा है, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, कल मैं आपको निश्चित रूप से एक पुरस्कार दूंगा। तो वो एक तरह से प्रॉमिस भी तो कर सकता है ना, प्रॉमिस का भाव भी उस सेंटेंस के अंदर निकल रहा है। और दोस्तों जब कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है मान लीजिए और उसने ये कह दिया कि मेरा विश्वास करो मैं ये ऐसा निश्चित रूप से करूंगा, तो वो एक इसकी श्रेणी में भी आ सकता है डिटर्मिनेशन। यानी डिटर्मिनेशन का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय कर लेना। क्या कर लेना? दृढ़ निश्चय कि मैं ऐसा निश्चित रूप से करूंगा। सपोज कीजिए किसी व्यक्ति ने किसी को कहा, टीचर ने अध्यापक को कहा, अध्यापक ने बच्चों से ये कहा मान लीजिए कि अगर कल तक किसी का भी होमवर्क पूरा नहीं हुआ तो निश्चित रूप से तुम्हारी पिटाई करूंगा। ठीक है ना? जिन बच्चों का होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा उनकी पिटाई होगी, गायेगी, पिटाई होगी, निश्चित रूप से होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि टीचर ने यहां पर जो मूड व्यक्त किया है, मान लीजिए वो मूड जो है वो थ्रेट का है। टीचर का जो मूड है वो धमकी देने का मूड है। ठीक है ना? और हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए टीचर ने कहा कि अगले मंडे तक सभी को गृह कार्य पूर्ण कर लेना होगा, यानी तुम काफी समय से होमवर्क नहीं कर रहे हो, ठीक है, अगले मंडे तक तुम्हें निश्चित रूप से अपना गृह कार्य पूर्ण करना होगा, ये मैं आपसे कह देता हूं। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है दोस्तों कि टीचर ने क्या दिया हो? ऑर्डर दिया हो, अर्थात आदेश दिया हो। तो दोस्तों मैं जिस चीज पर आज चर्चा करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि प्रेजेंट और पास्ट दो ही टेंस हैं, फ्यूचर कोई टेंस नहीं है। फ्यूचर एक टाइम है जो अभी आया नहीं है, ठीक है ना? उसके बारे में हम जो भी कथन करते हैं वो कथन इन्हीं में से एक होता है। वो हमारी विश भी हो सकती है, विलिंगनेस जिसको हम कहेंगे, वो हमारा इंटेंशन भी हो सकता है कि मैं ऐसा करूंगा, वो हमारा ऑफर भी हो सकता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको ये चीज दूंगा या ऐसे करूंगा। ठीक है ना? हो सकता है हम भविष्य में कोई कार्य करने का किसी से वादा कर रहे हो सकता है हम किसी कार्य को करने का डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय उसको बता रहे हो सकता है हम किसी चीज के बारे में कहकर एक धमकी देना चाह रहे हो कि मैं कल तुम्हें पीटूंगा। अब इसमें भी दो चीजें हैं। मान लीजिए थ्रेट का तात्पर्य धमकी है। किसी ने कहा कि मैं तुम्हें पीटूंगा, मान लीजिए ये एक वाक्य है, मैं तुम्हें पीटूंगा। अब इसने ये समय अभी आया नहीं है और उसने पिटाई की नहीं है। आप इस बात को समझें कि ये जो चीज है मैं तुम्हें पीटूंगा, ये दो चीजें व्यक्त कर रही है। हो सकता है कि मेरा इरादा हो आपको पीटने का, और हो सकता है कि मैंने इरादा नहीं, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है। और मैंने जब दृढ़ निश्चय कर लिया है तो इसका तात्पर्य यह है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको पीटूंगा। तो दो सेंस निकलते हैं इसमें। एक तो निकलता है इरादा, यानी मेरा इच्छा है मान लीजिए पिटाई करने की, या मैंने इरादा कर लिया है। ठीक है। दूसरा, अगर मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं आपकी पिटाई करूंगा, तो ये दृढ़ निश्चय होने के कारण ही धमकी का काम करेगा, थ्रेट का काम करेगा या नहीं करेगा। इसलिए आप अच्छे से इसको नोट कर लें कि हम जब फ्यूचर सिंपल की बात करेंगे, फ्यूचर सिंपल, तो इसमें हमारी प्रत्येक वाक्य में अंत में आएगा गा, गे, गी। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ठीक है, मैं यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा। ये गा, गे, गी है। फ्यूचर सिंपल की मैं आपसे बात कर रहा हूं। हमने कहा मेरी इच्छा है कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, ठीक है, इच्छा है मेरी। ये भी हो सकता है कि मैंने ये कह दिया कि कल मैं निश्चित रूप से जयपुर जाऊंगा, तो अब ये मेरी इच्छा नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जयपुर जाऊंगा। इसका मतलब ये मेरा दृढ़ निश्चय हो गया है, कल मैं जयपुर जाऊंगा ही जाऊंगा। तो दो चीजें होती है, एक तो इच्छा और एक दृढ़ निश्चय। तो आपको ये सारे के सारे शब्द अपने ध्यान में रखने हैं। एक बार दोबारा नोट कर लीजिए, हम फ्यूचर की कोई भी बात करते हैं
सिंपल में, फ्यूचर सिंपल में गा गे गी, तो उसमें हमारी इच्छा व्यक्त होती है, उसमें हमारा इरादा व्यक्त होता है। हो सकता है हम प्रस्ताव रख रहे हों किसी के सामने कि कल हम जयपुर चलेंगे, ठीक है ना, ये प्रस्ताव हो गया। कल हम पार्टी करेंगे, ये भी एक प्रस्ताव हो गया, ठीक है। हो सकता है हम बातों ही बातों में किसी से प्रॉमिस कर रहे हों कि हम निश्चित रूप से ये काम करेंगे। हो सकता है दृढ़, अगर प्रॉमिस कर रहे हैं इसका मतलब दृढ़ हो गया है अपने आप ही, तो ये एक अलग कैटेगरी है, ये एक अलग कैटेगरी है। तो दोस्तों अभी हमने पीछे चर्चा की थी कि हम जब फ्यूचर सिंपल की बात करेंगे तो फ्यूचर सिंपल में आपको पता है ये सारे शब्द जो आपको लिखवाए गए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और मैंने आपसे पहले भी ये कहा है कि फ्यूचर का तात्पर्य, देखिए ये है आपका फ्यूचर, और फ्यूचर में हमने स्पष्ट कहा है कि आपकी हेल्पिंग वर्ब दो ही है, प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी जाएगी प्रेजेंट और पास्ट के सिंपल में और कंटिन्यूस में और परफेक्ट में, वो हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब फ्यूचर की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए बनी क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज। और मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल का तात्पर्य मूड यानी कर्ता के मूड को बताती है, और ये सारे के सारे मूड है। इच्छा भी मूड में हो सकती है, इरादा भी मूड में हो सकता है, ऑफर भी मूड में हो सकता है, प्रॉमिस भी हमारा मूड प्रकट कर सकता है, दृढ़ निश्चय भी हमारा मूड प्रकट कर सकता है, हमारा मूड धमकी देने का भी हो सकता है, हमारा मूड आदेश देने का भी हो सकता है। तो हम एक सेंटेंस को जब पढ़ते हैं तो हमें कैसे पता चले कि इतने सारे मूड्स में से उस सब्जेक्ट का, उस कर्ता का मूड क्या है। तो हमने अभी पीछे बताया था कि फ्यूचर सिंपल, इसकी पहचान मैंने बता दी आपको, गा गे गी आएगा, ठीक है। और मूड कितने हो गए हैं, देखिए ये वाले मूड हैं सारे के सारे, ठीक है दोस्तों। विश, विलिंगनेस, इंटेंशन, ऑफर, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, थ्रीट, ऑर्डर, ये सारे के सारे मूड हैं फ्यूचर सिंपल में। अब आपको बता दें कि फ्यूचर सिंपल में मॉडल ऑक्सिलरीज आएगी, और मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन सी आती है आपको पता है, दो बताई थी मैंने, एक तो बताई थी आपको सेल और एक बताई थी विल। ये दो चीजें फ्यूचर सिंपल में आएगी। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हम जब सेंटेंस लिखते हैं तो हम लिखते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, फिर अदर अगर कोई हो तो वो लिखते हैं। तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब यहां जो हम लिखेंगे, किसकी बात कर रहा हूं मैं, फ्यूचर की बात कर रहा हूं। तो फ्यूचर चाहे कोई सा भी हो, फ्यूचर में सिंपल भी है, ठीक है, फ्यूचर में कंटिन्यूअस भी है, फ्यूचर में परफेक्ट भी है, और फ्यूचर में परफेक्ट कंटिन्यूअस भी है। तो अब हम फ्यूचर सिंपल की पहचान की अगर बात करें तो इसमें आ गया गा गे गी, और इसमें मूड बताने वाली चीजें मैंने आपको बता दी है। मैं ऐसा करूंगा, हो सकता है इच्छा हो सकता है इरादा हो सकता है दृढ़ निश्चय हो, ठीक है ना। तो अब यहां ध्यान देने की बात है, अभी हम केवल और केवल फ्यूचर सिंपल की चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी आपके, एक तो सेल और एक विल। ये कहां से आएगी, क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरीज में से हमने उठाई है। और फ्यूचर कोई सा भी हो, फ्यूचर कंटिन्यूस होगा तो भी शेल और विल का यूज होगा, परफेक्ट होगा तो भी शेल और विल का यूज होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो भी शेल और विल का यूज होगा। इनके साथ में और कौन सी वर्ब्स जुड़ेगी ये आगे की बात है। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज जो 9 थी हमारे पास में, 9 मॉडल ऑक्सिलरीज में आपने अच्छे से देखा है, अभी हमने पढ़ा है इसमें कि इन 9 मॉडल ऑक्सिलरीज में से केवल 2 ही, सेल और विल ही आपके फ्यूचर टेंस में आएगी। कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ये आपके फ्यूचर टेंस में नहीं आएगी, ठीक है। अगर आ रही है मान लीजिए तो फिर वो अलग सेंस में आएगी, अलग मूड प्रकट करने के लिए आएगी। लेकिन टेंस का जो मूड प्रकट करने के लिए है वो केवल सेल और आपके ये विल का ही यूज फ्यूचर टेंस में होगा, कंप्लीट टेंस में। तो अब देखिए यहां सेल और विल का यूज होगा। अब समस्या यह है कि हमने
जो मूड डिसाइड किए हैं वो बहुत सारे हैं, उसको दो कैटेगरी में हमने मूड को बांट रखा है। देखिए, पहला जो मूड है वो है ये इच्छा का मूड, ठीक है, इरादे वाला मूड और प्रस्ताव का मूड। ठीक है दोस्तों, ये पहली कैटेगरी में है। कौन सी कैटेगरी में? पहली कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी में जो मूड है कर्ता का, वो है वादा, दृढ़ निश्चय, धमकी या फिर आदेश देना। ऐसा मूड हो अगर कर्ता का तो क्या करें? इसीलिए दो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में है। ठीक है ना? कितनी? दो हेल्पिंग वर्ब है। कौन कौन सी है? एक तो शैल और एक विल। अब देखिए, हमने देखा कि जब हम सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब की चर्चा हमने कर ही ली है कि इसमें शैल और विल का यूज होगा, और ये ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जो होता है दोस्तों वो या तो नाउन के रूप में होता है और या फिर प्रोनाउन के रूप में होता है। इसको ध्यान से समझें आप। सब्जेक्ट या तो नाउन के रूप में होगा या प्रोनाउन के रूप में होगा। कार्य करने वाला व्यक्ति जो भी है वो संज्ञा के रूप में भी हो सकता है, क्योंकि जैसे राम, शाम, दिनेश, महेश, गणेश, गीता, सीता, जयपुर, उदयपुर, किसी का भी हम नाम ले लेंगे तो नाउन हो जाएगा। मान लीजिए हम नाम नहीं ले रहे हैं, हम सर्वनाम यूज कर रहे हैं, तो सर्वनाम यूज कर रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में आया है। तो दोस्तों, जब ये प्रोनाउन के रूप में आता है तो ध्यान देना कौन कौन सी चीजें आ सकती है। यहां आई आ सकता है, ठीक है दोस्तों, यहां वी आ सकता है, यहां यू आ सकता है, यहां दे आ सकता है, ठीक है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये कुछ सर्वनाम हैं जो आपके किसकी जगह आ सकते हैं? सब्जेक्ट की जगह आ सकते हैं। जिस प्रकार से नाउन, अगर नाउन के रूप में यदि सब्जेक्ट आ रहा है तो वो नाउन के रूप वाला सब्जेक्ट आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, बहुवचन, प्लूरल। ठीक है ना? उसी प्रकार से आपके जो प्रोनाउन के रूप में यदि सब्जेक्ट आ रहे हैं तो ध्यान देना, इन प्रोनाउन के यूज को हमने पर्सन्स में बांट रखा है। किसमें बांट रखा है? पर्सन्स में। और दोस्तों, पर्सन्स जो होते हैं वो होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तीन प्रकार के पर्सन होते हैं इंग्लिश में। और हमारे पास जो सर्वनाम है उनकी मैक्सिमम जो यहां पे संख्या है सब्जेक्ट के स्थान पर जो आता है वो है हमारे पास आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। तो दोस्तों, फर्स्ट पर्सन है आई और वी। क्या है? आई और वी फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन है यू, और बाकी जो बच गया दे, ही, सी, इट, ये आते हैं आपके थर्ड पर्सन में। दे, ही, सी और इट। अब ध्यान देना, हमने इन पर्सन्स को, पर्सन्स क्या है? सब्जेक्ट आपका या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अगर प्रोनाउन के रूप में आ रहा है, जैसे मैं आ रहा है, हम आ रहा है, तुम आ रहे हो, वे आ रहा है, ही आ रहा है, सी आ रहा है, इट आ रहा है, तो ये आपके क्या होंगे? प्रोनाउन होंगे। और प्रोनाउन को हम पर्सन्स में बांटते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ध्यान से समझे, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन में आता है दे, ही, सी, इट। ठीक है? अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं दोस्तों कि अभी हमने देखा कि हमारे पास मूड जो है वो कितने प्रकार के हैं। दोस्तों ध्यान देना, मूड है हमारे पास दो प्रकार के, पहला और दूसरा। मान लीजिए हमारा मूड है इच्छा बताने का, हमारा मूड है क्या बताने का? इरादा बताने का। इच्छा, इरादा, इच्छा, इरादा। हमारा मूड है एक प्रस्ताव रखने का। ठीक है? मान के चलिए हमारा मूड है कोई वादा करने का, हमारा मूड है कोई दृढ़ निश्चय करने का कि ये मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है। ठीक है ना? हमारा मूड है कोई धमकी देने का कि मैं ऐसा कर दूंगा। हमारा मान लीजिए मूड है कोई आदेश देने का, और आदेश जब दे दिया है तो ऐसा होगा ही होगा, आपको करना ही पड़ेगा। ये मूड है दोस्तों।
ये मूड किसका होता है आपको पता है? ये मूड होता है कार्य करने वाले व्यक्ति का, अर्थात सब्जेक्ट का। अब हम जब मूड को दो कैटेगरी में बांट चुके हैं तो यहां ध्यान से समझें कि हमारे पास जो हमने फर्स्ट पर्सन लिया था वो था आई और वी, ठीक है। सेकंड पर्सन एक जगह लिख रहा हूं मैं, और थर्ड पर्सन, ये दोनों जो थे इसमें सेकंड पर्सन में आ गया था यू और थर्ड पर्सन में आ गया था एक तो दे, एक आ गया था ही, एक आ गया था सी और एक आ गया था इट। यू, दे, ही, सी, इट, ये सेकंड और थर्ड पर्सन है। तो अब इन पर्सन को भी हमने दो भागों में बांट दिया है। देखिए कितने भागों में बांट दिया है? दो भागों में बांट दिया है। ये पहला भाग और ये दूसरा भाग। क्यों? क्योंकि हमारे मूड भी दो भागों में बटे हुए हैं। जिस चीज को मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं आप वहां तक पहुंचने वाले हैं। मैंने कहा कि मूड दो है, तो दो मूड है तो हमारे पास सब्जेक्ट की कैटेगरी भी कितनी हो गई? दो हो गई। जब सब्जेक्ट सर्वनाम के रूप में आ रहा है तो पहली कैटेगरी आपकी हो गई दोस्तों फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी। सेकंड कैटेगरी हो गई हमारे पास सेकंड और थर्ड पर्सन की, यानी सेकंड पर्सन है यू और थर्ड पर्सन है दे, ही, सी, इट। ये दो कैटेगरी हमारी किसकी कैटेगरी है? ये पता है आपको? ये सब्जेक्ट्स की कैटेगरी है, कर्ता की कैटेगरी है। अब ध्यान से देखिए, हमने कहा कि फ्यूचर यानी ऐसा हो जाएगा, वो ये कार्य करेगी, हम ये कार्य करेंगे, यानी गा, गे, गी। तो ये हो गया भैया फ्यूचर सिंपल। अब ये सारे के सारे जो भी सेंटेंस होंगे, ऐसा करूंगा, ऐसी करेगी, वहां जाएंगे, ये करेंगे, वो खेलेंगे, ये आने वाले समय की बात है जो अभी आया नहीं है। तो हम केवल इसमें इच्छा बताएंगे, इरादा बताएंगे, प्रस्ताव बताएंगे, वादा बताएंगे, दृढ़ निश्चय बताएंगे, धमकी बताएंगे या फिर आदेश बताएंगे। इसके अलावा हम कुछ नहीं बता सकते। इसलिए ये जो फ्यूचर सिंपल है उसमें इच्छा, इरादा, प्रस्ताव, आदेश, धमकी, दृढ़ निश्चय, वादा, ये मूड जो है सब्जेक्ट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और सब्जेक्ट है आई और वी और दूसरे हैं यू, दे, ही, सी, इट। दो कैटेगरी के सब्जेक्ट हैं। मैंने कहा कि फ्यूचर सिंपल में हम कौन सी मूड बताने वाली वर्ब लेते हैं? सेल और विल। अब मुझे बताइए, आपके पास मूड भी दो हो गए, आपके पास सब्जेक्ट भी दो हो गए, तो आपके पास मूड बताने वाली वर्ब जो है वो भी दो हो गई। क्या दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए, उम्मीद करता हूं ये चीज आप समझ गए होंगे। अब महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि दो हेल्पिंग वर्ब हो गई ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी वाली, दो हो गए आपके मूड और दो प्रकार के हो गए सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन और सेकंड और थर्ड पर्सन। इसको एक जगह रख रहे हैं, इसको एक जगह रख रहे हैं। अब देखिए, अगर हम इस बात को अब ऐसे समझ लें, मान लीजिए ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन है आपके पास आई और वी, है कि नहीं? बिल्कुल है। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है आपके पास में, कौन से है भैया? एक बार मेरे साथ बोल दीजिए। सेकंड पर्सन है यू, थर्ड पर्सन है दे, ही, सी और इट। ठीक है। अब देखिए, मान के चलिए ये दो प्रकार के सब्जेक्ट हो गए और हमारे पास जो मूड है किसी भी बात को करने का वो भी दो है। इसको इस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट पर्सन और सेकंड और थर्ड पर्सन दो प्रकार के सब्जेक्ट हो गए। ठीक है। अब दो प्रकार के सब्जेक्ट हैं, देखो हम स्पष्ट पढ़ के आए हैं। मूड कितने कैटेगरी में? दो कैटेगरी में, एक और एक दो। अभी पीछे बताया, इच्छा, इरादा, ठीक है, और प्रस्ताव। दूसरा कौन सा हो गया? वादा, धमकी और दृढ़ निश्चय, ठीक है ना, और आदेश। ठीक है। इस प्रकार से मूड दो हो गए, दो सब्जेक्ट हो गए।
और हेल्पिंग वर्ब भी कितनी हो गई, मॉडल ऑक्सिलरीज भी कितनी हो गई, ये हो गई आपकी दो। कौन कौन सी, शैल और विल। अब ध्यान देना, इसका हम यहां यूटिलाइज करते हैं। मान लीजिए पहला जो कॉलम है वो कौन से मूड का है, उसमें मूड है आपका ये वाला, इच्छा, प्रस्ताव और एक बच गया आपका इरादा। मान लीजिए मूड इसमें है हमारा, एक तो विश प्रकट करना चाह रहे हैं हम, क्या प्रकट करना चाह रहे हैं, विश, और दूसरा है इंटेंशन। इसको थोड़ा सही बनाता हूं मैं, नेक्स्ट ले लेते हैं ना। देखिए ये लीजिए दोस्तों, ये आ गया अपना फर्स्ट पर्सन और ये है सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये दो प्रकार के मूड हैं। तो दो प्रकार के मूड हैं, तो हम क्या करेंगे, दो पार्ट बना लेंगे इसके। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या आया बताइए, आई और वी आया। सेकंड पर्सन में क्या आया, यू आया। इसके अलावा और क्या आया बताइए, यू के अलावा थर्ड पर्सन में आया दे, फिर आया ही, फिर आया सी और फिर आया इट। ये हो गया सेकंड और थर्ड पर्सन। तो दो प्रकार के आपके पास क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। अब देखिए हम यहां बात कर रहे हैं मूड की, ये है मूड। मान लीजिए मूड है हमारा, हम इरादा बताना चाह रहे हैं या फिर हम इच्छा बताना चाह रहे हैं, मन की इच्छा या अपना इरादा बताना चाह रहे हैं। ठीक है, या फिर मान लीजिए दूसरा जो मूड है, हो सकता है हम वादा बताना चाह रहे हैं, या वादे के अलावा आपको पता है दृढ़ निश्चय बताया था मैंने कि हम दृढ़ निश्चय बताना चाह रहे हैं कि ऐसा निश्चित रूप से होगा। ठीक है, ये दृढ़ निश्चय एक प्रकार से धमकी भी हो सकती है, क्योंकि कोई चीज मैं आपको पीटूंगा, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो फिर वो सामने वाला उसको एज ए थ्रेट ले सकता है। ठीक है, और इसमें हो सकता है आदेश। ठीक है, आदेश कैसे, सोमवार तक सबको अपना गृह कार्य करना होगा या कर लेंगे, तुम अपना गृह कार्य सोमवार तक कर लोगे। ठीक है ना, इस प्रकार से ये हमारा मूड हो गया, इरादा, इच्छा, ये मूड एक है, वादा, दृढ़ निश्चय और धमकी। ठीक है, और इसमें एक और ऐड कर सकते हैं आप, प्रस्ताव, हम कल जयपुर चलेंगे। ठीक है ना, जयपुर जाएंगे, ये प्रस्ताव है, मेरा प्रस्ताव है आपको कि कल हम जयपुर जाएंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से दो हमारे पास मूड हो सकते हैं, तो दो ही हमारे पास कर्ता होते हैं। अब आपको मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज करेंगे वो भी दो होगी, एक तो सेल होगी और एक विल होगी। ठीक है, अब यहां पर समझना यह है कि कहां पर सेल यूज करें और कहां पर विल यूज करें। तो देखिए एक वर्ड से समझिए, पहले हमने टेंस वाली जो क्लास ली थी उसमें एक वर्ड बताया था मैंने, हमेशा। अब हमेशा में देखिए एक तो वर्ड है हम, कौन सा वर्ड है, हम, एक है मैं, ठीक है, और एक है सा। कहने का तात्पर्य हुआ हम बनता है वी से, मैं बनता है आई से, इनके साथ आपको यूज करना है शेल का। किसका यूज करना है, शेल का यूज करना है। हमेशा हम यानी वी, मैं यानी आई, सा यानी शेल। और जब ऐसा आप करेंगे तो ये बताएगा आपको, आपका इरादा बताएगा, क्या बताएगा, इरादा बताएगा, इच्छा बताएगा। ध्यान रखना, अगर आप किसी को ये कह रहे हैं, मान लीजिए आपने एक एग्जाम्पल लिया, आई और वी के साथ हमेशा शब्द में सा यानी सेल लगाना है। आपने लिखा आई सेल गो होम। अब इसका अर्थ क्या होगा, हमने मूड पढ़े हैं, क्योंकि शेल कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है,
सेल मॉडल ऑक्सिलरी है और मॉडल ऑक्सिलरी जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करती है हमेशा। तो हमने क्या कहा, मॉडल ऑक्सिलरी है तो मूड बताएगी, और मूड किसका बताएगी? देखिए मैंने कहा हमेशा यानी हम और मैं के साथ शा यानी शेल क्या बताता है? वो बताता है इरादा, इच्छा और प्रस्ताव। ठीक है, आई शैल गो होम। अब ये आई के साथ सेल आ रहा है, इसका मतलब ये है मेरा इरादा है कि मैं घर जाऊंगा। आई शैल गो होम मेरा इरादा है, और ये इरादा बदल सकता है। लेकिन हम अगर बदल के यहां पर मान लीजिए आई और वी की बात होगी, इसके अलावा क्या बच गया? आई और वी के अलावा इसके अलावा बच गया यू, दे, ही, शी, इट। तो अब अन्य जो बच गए, अन्य के साथ अगर कोई चीज इरादा बताएगी तो कौन सी बताएगी? बताइए, अन्य के साथ इरादा कौन बताएगी? वो विल बताएगी, सीधी सी बात है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा यू विल प्ले, ठीक है ना, यू विल प्ले, तुम खेलोगे, इसका मतलब ये इरादा है। अभी आई और वी के साथ इरादा बताने के लिए सेल आती है, बाकी अन्य के साथ इरादा बताने के लिए विल आती है। आप इस बात को समझ गए होंगे। देखिए हाँ जी, देखिए आई और वी के साथ इरादा, इच्छा या प्रस्ताव बताना है तो आप सेल का यूज करेंगे, और इरादा, इच्छा या प्रस्ताव यू, दे, ही, शी, इट के साथ बताना है तो सेल के अलावा क्या बच गया हमारे पास? विल बच गया, विल का यूज होगा। अब यहां देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हम वादा करें, दृढ़ निश्चय को प्रकट करें, धमकी को प्रकट करें, आदेश दें, तो फिर सेल तो आई और वी के साथ इरादा बता रही है, तो आपको इसको उल्टा कर देना है। इधर आपको लिख देना है कि यहां पर अब हम यूज करेंगे विल, और यू, दे, ही, शी, इट के साथ विल न यूज करके हम यूज कर देंगे शेल। अब इसको ध्यान से समझिए। देखिए फर्स्ट पर्सन के साथ सेल बताती है इच्छा, इरादा, प्रस्ताव, और अन्य के साथ विल बताती है इरादा, इच्छा और प्रस्ताव। ठीक इसी प्रकार आई और वी के साथ सेल यूज न करके अगर हम विल यूज कर दें तो वो, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, आई शैल प्ले नाउ। अब इसका अर्थ क्या है बताइए? सीधी सी बात यह है कि सेल और विल फ्यूचर टेंस में आती है, सिंपल में तो प्ले यानी खेलना, तो सेल आ गया खेलूंगा। आई सेल प्ले नाउ, मैं अब खेलूंगा। लेकिन आई के साथ सेल आ रहा है तो ये आपका क्या है? ये इरादा है, इच्छा है, प्रस्ताव है, आपकी इच्छा है ये कि आप क्या करेंगे? खेलेंगे। लेकिन इच्छा बदल सकती है, इच्छा को बदला जा सकता है किसी अपरिहार्य कारणों से। आपकी इच्छा तो है कि आप खेलेंगे, लेकिन हो सकता है आप नहीं खेल पाए। लेकिन अगर आप आई के साथ सेल यूज ना करके अगर विल यूज कर दें इस सेंटेंस में, जैसे आई विल प्ले नाउ, तो इसका अर्थ यह है कि मैं अब खेलूंगा। लेकिन ये जो विल है, यहां पर सेल है तो इच्छा है, विल है तो आपने वादा कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं खेलूंगा। आपका दृढ़ निश्चय हो गया है कि आप खेलेंगे। जैसे एक टीचर कहता है एक बच्चे को शैतानी करने पर कि आई विल बीट यू। अब इसका तात्पर्य क्या है? वो ये भी कह सकता था कि आई शेल बीट यू। अब सेल जब वो यूज करता, इसका मतलब टीचर का इरादा है कि बच्चे को पीटा जाए, लेकिन बच्चा अगर सुधरने की जिम्मेदारी ले लेता है कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, तो टीचर का इरादा बदल सकता है। लेकिन मान लीजिए बार बार समझाने पर भी बच्चा शरारत करता है, नहीं मानता है, सुधरता नहीं है, ठीक है ना, तो बच्चा शरारती होने पर टीचर फिर आई सेल बीट यू ना कह के क्या कहेगा? आई विल बीट यू, मैं तुम्हें पीटूंगा। अब कोई रोक नहीं सकता है क्योंकि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है। और ये पीटने से है, किसी को एज ए हम ऐसे कहते हैं कि आई विल बीट यू, मैं तुम्हें पीटूंगा, विल का यूज कर रहे, दृढ़ निश्चय हो गया है, इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये एज ए थ्रेट काम करता है, धमकी के रूप में ये काम करता है। अगर आपने किसी को कहा, मान लीजिए
आपने 2 सेंटेंस काम में लिए और आपने एक सेंटेंस इस प्रकार से बनाया कि मान लीजिए आपने कहा कि आई विल गिव यू ए पेन, मैं आपको एक पेन दूंगा। अब आप मुझे बताइए यहां पर आई के साथ विल यूज क्यों हुआ है, कौन सा मूड बताना चाह रहे हैं हम? इरादे वाला मूड बता रहे हैं या इरादे, इच्छा या प्रस्ताव का मूड बता रहे हैं, या वादा या दृढ़ निश्चय का मूड बता रहे हैं हम? क्योंकि मैंने स्पष्ट कहा है कि हमेशा हम में सा यानी सेल वो है इरादा या इच्छा। आई और वी के साथ सेल इरादा या इच्छा बताती है, बाकी अन्य के साथ विल इरादा या इच्छा बताती है। लेकिन जब इनको चेंज कर दिया जाता है तो फिर वो वादा, दृढ़ निश्चय, धमकी या आदेश का काम करता है। अब आपने देखिए आई और वी के साथ प्रस्ताव और इच्छा कौन बताती है? सेल। लेकिन आपने यूज क्या किया है? विल। तो आप ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि मेरा जो मूड है वो आई विल गिव यू ए पेन, मेरा जो मूड है वो वादा करने का है, दृढ़ निश्चय का है कि मैं आपको निश्चित रूप से क्या दूंगा? मैं आपको निश्चित रूप से पेन दूंगा। ठीक है ना दोस्तों? इस प्रकार से ये ये मूड काम करता है। ठीक है? आई विल गिव यू ए पेन। अगर आपने कहा कि आई शैल गिव यू ए पेन, अब आपने यूज किया है यहां सेल का। इसका तात्पर्य यह है कि आपकी क्या है? इच्छा है या इरादा है कि आप उसे क्या दे दें? एक पेन दे दें। ये आपकी इच्छा है। लेकिन ये इच्छा है, आपने बदल भी सकते हो अपनी इच्छा को। इच्छा बदली, पेन नहीं दिया। लेकिन अगर आप कह रहे हैं आई विल गिव यू ए पेन, तो आपने दृढ़ निश्चय कर रखा है, आपको कोई रोक नहीं सकता है, आप पेन देंगे ही देंगे। सही इसी प्रकार से ये बात इन पे लागू होगी। देखिए अगर हमने कहा दे विल प्ले, अब ये विल जो है मूड बताएगी। अब दे जो है आपका देखिए सेकंड और थर्ड पर्सन में आता है दे, तो इसके साथ इच्छा है विल और इसके साथ वादा या दृढ़ निश्चय है सेल। उल्टा हो गया, सेल विल, विल सेल। अब दे की इच्छा कौन बताती है? विल। तो यानी उनकी इच्छा है वो खेलेंगे। ठीक है? और इच्छा अगर नहीं हुई तो नहीं खेलेंगे। लेकिन अगर वो यूज करे यहां पर कि दे शैल प्ले, अब वो खेलेंगे ही खेलेंगे, क्योंकि ये दृढ़ निश्चय हो गया है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि हमारे पास 2 ही तो वर्ब है, सेल और विल मॉडल ऑक्सिलरीज, और 2 ही हमारे पास में मूड है। 2 मूड कैसे? इरादा, इच्छा, प्रस्ताव, ये तो एक है। दूसरा है वादा, दृढ़ निश्चय, धमकी और आदेश। ठीक है ना? मान लीजिए आदेश कैसे? टीचर ने कह दिया किसी बच्चे को यू विल डू इट, और कोई नहीं करेगा, तुम करोगे। अब देखिए, अब यू विल डू इट, ये यू आ गया, ये विल आ गया। अब ये क्या है? यू, दे, ही, सी, इट के साथ विल आ गया, तो क्या आ गई? इरादा या इच्छा। टीचर का ये इरादा है कि वो आपसे इस कार्य को करवाना चाहता है, तो ये इरादा है, यू विल डू इट। टीचर ने कहा, टीचर ये कहना चाह रहा है कि टीचर का इरादा ये है कि तुम इसे करोगे। लेकिन अगर यहां पे विल की जगह अगर टीचर सेल यूज कर दे और बच्चे को कहे यू शैल डू इट, यू शैल डू इट, अर्थात अब ये हो गया है कि अब दृढ़ निश्चय कर लिया है टीचर ने कि तुम ही इसे करोगे, यू शैल डू इट। ठीक है ना? यानी तुम्हें ही करना होगा, तुम ही करोगे, तो तुम यह करोगे ही करोगे, ये इसका तात्पर्य है। और यू विल डू इट यानी तुम इसे करोगे, एक नॉर्मल भाव में कह दिया। आपकी इच्छा है तो कर भी सकते हो, नहीं इच्छा है तो मत करो। लेकिन अगर यू शैल डू इट है तो आपको करना होगा, क्योंकि ये एज ए ऑर्डर के रूप में, एज एन ऑर्डर के रूप में टीचर ने कहा है। कहने वाला कौन है और किसको कह रहा है, उसकी पोस्ट जो है, उसका प्लेस जो है, उस स्थान, उसके हिसाब से हम इसको एज एन ऑर्डर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। तो देखिए ये हो गया अपना फ्यूचर सिंपल, और फ्यूचर सिंपल में पहचान हो गई गा, गे, गी। ठीक है? और इसमें भाव कौन से हो गए? तुम ये करोगे, करो, 2 प्रकार के भाव हो गए हैं इसमें।
ठीक है ना। एक तो हम केवल महत्वपूर्ण चीज ले लें, इंटेंशन और विश प्रकट की जाती है, या फिर इसमें क्या कहते हैं, जो इंटेंशन और विश के अलावा हमारे पास दो चीजें थी। एक तो हो गई प्रॉमिस, ये किया जाता है, या फिर डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय प्रकट किया जाता है। इसी प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन को हम 3D भी बोल देते हैं, ठीक है, और ये एज एन ऑर्डर भी काम कर लेता है। ये दो भाव इसमें व्यक्त किए जाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब जो आती है इसमें वो आएगी, आपको पता है, सेल और विल। अब सेल आए और वी के साथ इरादा, बाकी के साथ दृढ़ निश्चय। विल ही शी इट यू दे के साथ इरादा, और बाकी के साथ दृढ़ निश्चय, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका होगा। अब हम फ्यूचर सिंपल की जब बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो अफर्मेटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है, इंटेरोगेटिव भी होता है, तो और एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी होता है कि नहीं होता है। तो अफर्मेटिव की हम चर्चा करें, देखिए हमने कहा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बाकी बच गया जो अदर लिखेंगे। तो सब्जेक्ट, इसमें आप ध्यान दें, सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जो है आपकी या तो आएगी शेल या आएगी विल, और ध्यान दें ये मेन वर्ब है तो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वी फर्स्ट। प्रत्येक मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती है, V1 V2 V3 V4 V5, ठीक है। तो आपको इसमें सब्जेक्ट, सेल, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, और बाद में आपका ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, देखिए पहचान गागेगी है, हम वादा कर रहे हैं या दृढ़ निश्चय कर रहे हैं या अपनी इच्छा बता रहे हैं, ठीक है। हमने कहा, मान लीजिए पहला वह है खाना पकाएगी, आ गया गागेगी। अब हो सकता है उसकी इच्छा है खाना पकाने की, हो सकता है उसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो। तो अब ये आपके मूड, आप जब ये बात कर रहे हैं, हम ये शब्द, ये वाक्य बोलते हैं, तो वो मूड हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस मूड में हैं, हम इच्छा के मूड में हैं या हम दृढ़ निश्चय के मूड में हैं। अगर आप इसको ये लिखेंगे वह खाना पकाएगी, ये देखिए शी, अब ये हेल्पिंग वर्ब आएगी या सेल या विल, इसको छोड़ दीजिए। और स्ट्रक्चर क्या है इसका, स्ट्रक्चर आपको बता ही दिया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की आपको यहां फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और ऑब्जेक्ट। ये आपका फ्यूचर सिंपल का रहेगा, ठीक है। सिंपल में फर्स्ट फॉर्म आती है, वी फर्स्ट आती है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हमने खाली छोड़ी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पकाना, कुक, ठीक है। किसको पकाएगी, भोजन, फूड। अब देखिए, अब मान लीजिए यहां दो चीजें काम करेगी, यहां मूड की बात करते हैं। अब सी खालिस्तान कुक फूड, अब वो भोजन पकाएगी अगर उसकी इच्छा है, मान लीजिए, तो सी के साथ इच्छा के लिए क्या आता है, सी के साथ इच्छा के लिए आता है विल, तो सी विल कुक फूड, वह खाना पकाएगी, ये उसकी इच्छा है, ये उसका इरादा है। लेकिन मान लीजिए उसने दृढ़ निश्चय कर लिया, क्योंकि इच्छा या इरादा तो उसका भोजन पकाने का है, लेकिन यह भी तो हो सकता है ना, मम्मी भोजन पकाने के लिए खुद कह दे कि नहीं भोजन मैं पकाऊंगी, आपको नहीं पकाना। लेकिन फिर अगर उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे पकाना है तो पकाना है, मैं ही पकाऊंगी खाना, तो फिर वो यूज करेगी यहां पर सेल का, सी सेल कुक फूड। हम किसका यूज करेंगे, वो मम्मी को खाना नहीं पकाने देगी, वो खुद ही पकाएगी, ये हमें पता है उसके मूड का, तो हम कहेंगे सी सेल कुक फूड। क्या कहेंगे, ये सब्जेक्ट, और फिर इसके बाद में ये आपके यहां ये सब्जेक्ट आ गया, ये अब यहां वर्ब आएगी सेल, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक, और ये फूड। अब देखिए ये वाला वाक्य देखिए और ये वाला देखिए, ये दोनों ही सही है। ऐसा कुछ नहीं है कि सेल ही आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि विल ही आना चाहिए। और आजकल जो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मॉडर्न इंग्लिश,
उसमें हर जगह विल का यूज होता है, सेल को हटा दिया गया है। हम पढ़ते हैं आई और वी के साथ सेल लगाना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब विल हर जगह एक्सेप्ट होता है, लेकिन हम पढ़ना ये चाह रहे हैं कि फिर मूड जो है उससे क्या फायदा, मूड कैसे प्रकट होगा कि उसकी इच्छा है, इरादा है, या फिर उसका दृढ़ निश्चय है, या फिर वादा है। ठीक है ना, तो ये इससे पता चलेगा। सी विल कुक फूड, अब ये सी के साथ विल है, तो ये आपकी इसमें सिर्फ और सिर्फ इच्छा है, उसकी इच्छा है कि वह खाना पकाएगी। हो सकता है उसकी मम्मी खाना पका ले और उसको नहीं पकाने दे, लेकिन हमें पता है मम्मी को खाना नहीं बनाने देगी, ये खुद ही बनाएगी। इसने दृढ़ निश्चय कर रखा है, मम्मी कितने भी कहे मम्मी को रोकेगी ये, तो फिर वो हम कहेंगे सी शैल कुक फूड, क्योंकि यहां पर हो गया डिटर्मिनेशन। क्या हो गया? डिटर्मिनेशन। आई और वी के साथ सेल इरादा बताता है, बाकी सब के साथ दृढ़ निश्चय बताता है। तो सी शैल कुक फूड, इसका मतलब वो निश्चित रूप से पकाएगी, कोई नहीं रोक सकता। मम्मी भी अगर भोजन पकाने के लिए कहेगी तो वह मना करेगी कि नहीं मुझे ही पकाना है। और हम कह रहे हैं सी विल कुक फूड, वह भोजन पकाएगी। हो सकता है नहीं पकाए, क्योंकि उसका जो मूड है वो केवल इच्छा को बता रहा है। ऐसी कोई घटना हो गई, ऐसा कोई कारण हो गया, मम्मी ने कह दिया तू आराम कर, मैं बना लेती हूं, तो वो नहीं बनाएगी। ये फर्क है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। जैसा कि आपको स्ट्रक्चर बता ही दिया गया है कि इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती है, इसमें वी फर्स्ट आएगी क्योंकि ये सिंपल है। और भाव रहेगा ऐसा करूंगी, ऐसा करेंगे, ऐसा, ठीक है ना। इस प्रकार से गा गे गी, जाऊंगा, पढ़ेंगे, खेलेंगे, ये भाव रहेगा। ये गा गे गी इसकी पहचान रहेगी और उसमें सेल और विल का यूज होगा। अगर हमने पहले ही पढ़ा है कि सेंटेंस जो हमारे हैं वो 4 प्रकार के हैं। अगर मान लीजिए आपकी वाक्य अगर नेगेटिव है तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ये थर्ड स्थान पे आपको नोट लगा देना है, ठीक है ना। और फिर वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें सिंपल में, फ्यूचर सिंपल में, और ये ऑब्जेक्ट। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, अगर वाक्य प्रश्नवाचक है, इंटेरोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखिए, फिर सब्जेक्ट लिखिए, फिर मेन वर्ब लिखिए, फिर ऑब्जेक्ट लिखिए। ये प्रश्नवाचक हो गया है। अब इसमें ध्यान देना है, हमने कहा क्या है कि हेल्पिंग वर्ब ही तो है ये 2 प्रकार की, प्राइमरी और मॉडल। तो ये हेल्पिंग वर्ब ही है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती है, कभी मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य, जब भी आपको कहीं भी मॉडल दिख जाए, जैसे ही, अब ये विल दिख गया, इसका मतलब डेफिनेट यहां पर कोई ना कोई मेन वर्ब आएगी, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरीज केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का ही कार्य करती है। हाँ, प्राइमरी जो ऑक्सिलरीज थी वो मेन वर्ब का भी काम करती है और हेल्पिंग वर्ब का भी करती है। इसके बारे में हमने पहले पढ़ा है, डू, बी और हैव, ठीक है ना। तो अगर कहीं भी आपको सेल या विल दिख जाए, मॉडल ऑक्सिलरी दिख जाए, तो उसके बाद में मेन वर्ब आनी ही आनी है, ठीक है। और हम मॉडल्स जब पढ़ेंगे तो अलग से डिटेल में चर्चा करेंगे कि मॉडल की क्या खासियत है, किस किस हिसाब से इनका यूज होता है, क्या क्या पाबंदियां हैं, किस रूप में इसके बाद आने वाली वर्ब होनी चाहिए, ठीक है ना, इस प्रकार से। लेकिन हम ध्यान देना, हम केवल सेल और विल ले रहे हैं और वो फ्यूचर टेंस के हिसाब से ले रहे हैं, हम मॉडल्स के हिसाब से नहीं ले रहे हैं। मॉडल्स, सेल और विल के अलावा बहुत सारे मॉडल्स हैं, उनको फिर अलग से अलग क्लास में पढ़ेंगे अपन। यहां पर सेल और विल को हम एज ए हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में पढ़ रहे हैं, और वो कौन कौन से मॉडल ऑक्सिलरी होने के कारण कौन कौन से मूड को व्यक्त करती है, ये हम देख रहे हैं। तो ये मॉडल्स होने की के साथ साथ हम ये कहेंगे एक प्रकार से हेल्पिंग वर्ब ही है। तो इसके बाद भी अगर आप नोट लगाएंगे मॉडल के बाद, तो आपका वाक्य नकारात्मक हो जाएगा। अगर जिस प्रकार अपन हेल्पिंग वर्ब पहले ला रहे हैं, इसको हेल्पिंग वर्ब की जगह सेल और विल को आप पहले लाएंगे, तो वो भी प्रश्नवाचक हो जाएगा, ठीक है ना, वाक्य, क्योंकि ये एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करते हैं, सेल और विल जो मॉडल हैं वो। तो इस प्रकार से ये हो गया। देखिए, तो ये अफर्मेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये इंटेरोगेटिव हो गया। मान लीजिए आपका वाक्य इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, तो आप हेल्पिंग वर्ब पहले लिखिए, फिर सब्जेक्ट लिखिए,
फिर थर्ड स्थान पे नॉट लिखिए और फिर मेन वर्ब लिखिए और फिर ऑब्जेक्ट लिखिए। ये आपका प्रश्नवाचक होने के कारण पीछे चिन्ह प्रश्नवाचक आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन इधर, मान लीजिए हमने लिखा वह आज आएगा, ये हमने लिखा, वह आज आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या स्ट्रक्चर है, आएगा फ्यूचर का है। अब उसका आने का इरादा है या दृढ़ निश्चय है, जैसा भी आप बनाए बना दीजिए। और ज्यादा अगर दिक्कत आ रही है मूड समझने में तो आप हर जगह विल का यूज कर सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में हर जगह विल का यूज स्वीकार्य है, ठीक है ना। और जनरली हम इरादा ही लेके चलेंगे कि उसका आज आने का इरादा है। हो सकता है कोई ऐसे अपरिहार्य कारण हो जाए जो नहीं आए, तो हम इरादा ही मान के चलेंगे वह आज आएगा, यानी उसका आज आने का इरादा है। तो इसमें इंटेंशन है तो इसमें यूज होगा क्या, विल। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट आ गया आपका ही, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आ गया, ही। अब आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब सेल और विल में उसका इरादा मानेंगे अपन कि उसका आने का इरादा है तो विल हो जाएगी, ही विल। और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, और आज जो बचा है अदर में इसको आप लिख दीजिए टुडे, ही विल कम टुडे। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये विल आ रहा है, इसके बाद में नॉट लगा दीजिए, ही विल नॉट कम टुडे। ठीक है, अगर प्रश्नवाचक बनाना है क्या वह आज आएगा, तो कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखिए और सब्जेक्ट बाद में लिखिए, विल ही कम टुडे, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। क्या वह आज नहीं आएगा, तो वही विल ही, थर्ड स्थान पे नॉट, फिर ये कम टुडे, विल ही नॉट कम टुडे। देखिए वह आज आएगा, वह आज नहीं आएगा, क्या वह आज आएगा, क्या वह आज नहीं आएगा। वही स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। और इसमें इंटेरोगेटिव जो हमने बनाया था, यदि WH वर्ड से बनाना हो तो भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। मान लीजिए वह आज, क्या वह आज आएगा, तो देखिए हमने क्या बनाया, विल ही कम टुडे। अगर कोई ये कहे वह आज क्यों आएगा, तो यही स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन वो क्यों अंदर आ रहा है ना, उसकी स्पेलिंग पहले लगा देना, इस पर हम चर्चा पहले कर चुके हैं। तो यहां लग जाएगा वाई विल ही कम टुडे, वह आज क्यों आएगा। ठीक है ना, कोई विशेष बात नहीं है इसमें। तो इस प्रकार से इसके ये स्ट्रक्चर रहेंगे, ठीक है ना। तो फ्यूचर सिंपल में मूड बताने के लिए आपको पता है कि अब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले, हमने कहा कि हमने लिखा ही और आगे लिखा विल बी ए डॉक्टर, ये एक वाक्य है। अब आपसे पूछा जाए कि ये किस प्रकार का वाक्य है और किस टेंस का वाक्य है, तो आपने देखा कि इसमें क्या आ रहा है, विल आ रहा है। हमने आपको कहा कि मॉडल ऑक्सिलरीज जो होती है थेल और विल, ये फ्यूचर सिंपल में काम में ली जाती है गा गे गी के रूप में, और ये मॉडल ऑक्सिलरीज हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। किसका काम करती है, हेल्पिंग वर्ब का। हमने पीछे पढ़ा था कि एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या होती है, प्राइमरी वर्ब भी होती है। और प्राइमरी वर्ब कौन सी थी, एक थी डू, एक थी बी और एक थी हैव। तो हमने ये कहा था कि प्राइमरी वर्ब जो होती है वो एज ए हेल्पिंग वर्ब भी काम करती है और एज ए मेन वर्ब भी काम करती है। तो देखिए बी जब मेन वर्ब होगी तो बी के 5 रूप बताए थे आपको, बी, ठीक है, फिर इसके बाद में बीन, बीइंग, ठीक है, फिर बताया था इज, आर, एम और वाजवर। इस प्रकार से इसके 8 टाइप्स इसके बी वर्ब के थे। किस रूप में, मेन वर्ब के रूप में, ठीक है ना दोस्तों।
तो अब हम इस बात को जान चुके हैं कि सेल और विल मॉडल ऑक्सिलरीज है और ये केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से काम करेगी, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये आपका ही विल बी ए डॉक्टर, ये अदर के अंदर आप इसको डाल दीजिए, वैसे ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्या है? देखिए हमने कहा कि सेल और विल हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रही है और हमेशा मॉडल ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगी, तो इसके जस्ट बाद में मेन वर्ब का होना जरूरी है। तो देखिए ये जो इसके बाद में बी आया है, ये बी यहां पर मेन वर्ब है। क्या है भैया? मेन वर्ब है। अब बी मेन वर्ब है, हमने पीछे ही पढ़ा था कि प्राइमरी जो वर्ब होती है डू, बी और हैव, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करती है और मेन वर्ब के रूप में भी काम करती है। तो देखिए यहां पर बी मेन वर्ब है और मेन वर्ब जब बी है, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, देखिए ये फर्स्ट फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म एक तो ये बी होती है और इसकी फर्स्ट फॉर्म एक ये आर होती है और एक ये एम होती है, ये फर्स्ट फॉर्म होती है बी की। पहले लिखवा रखा है मैंने बी एम आर, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म इसकी वर है। सेकेंड फॉर्म कौन सी है भैया? सेकेंड फॉर्म है इसकी वर। पीछे वाली क्लास में अच्छे से बताया था आपको, ये वर। थर्ड फॉर्म इसकी बीन है, चौथी फॉर्म इसकी बीइंग है और पांचवी फॉर्म इसकी इज और वाज है, जो केवल सिंगुलर के लिए यूज होती है। इस प्रकार से ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच फॉर्म होती है। तो फर्स्ट फॉर्म यहां पे बी यूज हुई है, देखिए। और बी का अर्थ क्या है? बी को अगर आप देखें तो बी के तीन अर्थ होंगे। बी यानी है यानी होना, अगर ये है आपके प्रेजेंट में। पास्ट में बी का अर्थ था। आज कोई डॉक्टर है, अब जैसे मान लो रिटायर हो गया तो पहले कोई डॉक्टर था, तो ये सारी चीज किसकी है? बी की है। बी यानी होना, है या होना। वर्तमान में है तो हम है बोलेंगे, भूतकाल में था तो हम था बोलेंगे, और कोई भविष्य में बनेगा, मान लीजिए फ्यूचर में जाके बनेगा, तो हम होगा, और होगा को हम कह सकते हैं बनेगा, ये भी कह सकते हैं। तो बी यानी है या था या फिर होगा। तो देखिए ही यानी वह है। अब विल, अब देखिए यहां पर ही के साथ विल आ रहा है, तो ये इसकी इच्छा है। ही की इच्छा क्या है? कि वो बी यानी बनेगा या होगा, बन जाएगा ए डॉक्टर। क्या बनेगा? ही विल बी ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनेगा, ये उसकी इच्छा है। तो इसलिए ये विल बी देखते ही हम ये नहीं सोचे कि ये कंटिन्यूस टेंस में शैल बी और विल बी आती है। आती तो है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ये होता है कि विल बी के बाद अगर वो कंटिन्यूस की है तो विल बी के बाद में वर्ब की जो फॉर्म आएगी, चूंकि कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस में V4 आती है। जैसे ही विल बी, अब यहां प्लेइंग यानी वह खेल रहा होगा। देखिए विल बी के बाद में अगर V4 आ रही है, इसका मतलब ये शुद्ध रूप से हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूस की है। और कंटिन्यूस विल किसकी वजह से आया? क्योंकि ये फ्यूचर की बात है, तो आप कोई ना कोई मूड व्यक्त कर रहे हैं, इसीलिए सेल या विल आएगा, ठीक है। और कंटिन्यूस का मूड है तो कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब जो है वो बी होती ही है, इसीलिए सेल बी या विल बी यूज होगी। अगर इसी प्रकार फ्यूचर की कोई बात है, परफेक्ट की, आने वाले फ्यूचर की, भविष्य की बात है परफेक्ट में, तो परफेक्ट में जैसे चुका होता है, और फ्यूचर की बात है तो होगा, चुका होगा, चुकी होगी। तो ये भविष्य की बात है, इसलिए सेल और विल ही आएगा, क्योंकि मूड है, मनोदशा, वो क्या कर चुका होगा, ये कर चुका होगा, वो कर चुका होगा। हम क्या बता रहे हैं? हम हमारे मन की कल्पना, इमेजिनेशन बता रहे हैं, हम पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं, भाई आगे भविष्य में ऐसा, इस समय वो ऐसा कर चुका होगा। तो इसीलिए सेल और विल तो आएगा ही आएगा। और चूंकि ये परफेक्ट की चीजें बता रहे हैं हम, इसीलिए परफेक्ट जो है वो हैव टाइप की जो परफेक्ट में यूज होती है, तो वहां से हैव उठा लेंगे, तो सेल हैव और विल हैव, ठीक है ना। जब हम अगली क्लास पढ़ेंगे
किस पर? कंटिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस एक ही क्लास में उसको खत्म करेंगे, तो इस पर निश्चित रूप से हम चर्चा करेंगे। आज हमारा जो मूल टारगेट था, मूल उद्देश्य था, वो ये था कि फ्यूचर सिंपल में सेल और विल आती है, वो किस प्रकार से और कहाँ यूज होती है, किस प्रकार के मूड को वो दर्शाती है, इस पर हमारा ये क्लास था। क्योंकि हम इसको एज ए टेंस नहीं पढ़ना चाहते, हम इसको एज ए मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ना चाहते हैं। और मॉडल ऑक्सिलरीज जो है वो मूड को शो करती है, और मूड कौन सा है उसके हिसाब से हम सेल और विल का यूज करते हैं। बाकी सेंटेंस वही अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव नेगेटिव तक 4 प्रकार के हैं, तो आप 3rd नंबर पे नोट लगा के नेगेटिव बना लीजिए, हेल्पिंग वर्ब पहले ला के इंटरोगेटिव बना लीजिए, इंटरोगेटिव नेगेटिव बना लीजिए, वही सिस्टम रहेगा सारा का सारा। बाकी सेल और विल का यूज फ्यूचर सिंपल में होगा, और हम निकट भविष्य में होने वाली चीज़ों की जो है उनके बारे में इरादा, इच्छा या फिर वादा या फिर डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, थ्रीट, ऑर्डर आदि हम जब करते हैं तो इस हिसाब से इनका यूज होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपकी शंकाओं के समाधान निश्चित रूप से किए जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बी हैप्पी। थैंक यू।